कभी मैं कभी तुम ड्रामे की एक ऐसी बात है जिसके ऊपर या तो आपका अभी तक ध्यान नहीं गया होगा या फिर वो बात आपको पता ही नहीं है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है भैया वो बात, आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। और खास तौर पे मैं बड़ा हैरान होता हूं कि इतने एवरेज ड्रामों के 20-20, 25-25 मिलियन व्यूज आते हैं पर एपिसोड पे, और यहां पर ये एक ऐसा ड्रामा जो मेरे ख्याल से शायद 40 मिलियन व्यूज डिजर्व करता है हर एपिसोड में मिले, लेकिन भैया ये बहुत ही अंडररेटेड है। तो कैसा है ये भैया ड्रामा, कैसी रही लेटेस्ट एपिसोड कभी मैं कभी तुम ड्रामे को आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको इस तरह का लग्जरी होम डेकोर दिए जा रहे हैं जिनकी वर्थ 15 से 20 हजार तक भी हो सकती है। आप बहुत आसानी से इसको गेट कर सकते हैं। करना सिर्फ यह है मिस्टर नुमालिन चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद वहां पर स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं। आप में से 100 लोगों को चूज किया जाएगा और जैसे ही मिस्टर नुमालिन चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो ये गिफ्ट्स आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर दिए जाएंगे। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले मेन मुद्दे को डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने अक्सर देखा होगा, मतलब दिस ड्रामा इज वेरी रिलेटेबल, जहां पर घर में एक भाई को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है और दूसरे भाई को उतनी वैल्यू नहीं मिलती क्योंकि वो थोड़ा सा निकम्मा होता है, काम के ऊपर ध्यान नहीं देता। एक्चुअली में दो भाइयों में या दो बच्चों में जो बच्चा ज्यादा पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलता है वो पेरेंट्स का फेवरेट हो जाता है, जबकि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा उसकी कोई और एबिलिटी होगी, कोई और ऐसी फेवरेट चीज जो वो लाइफ में बहुत अच्छे से कर सकता है, हमारे उस बच्चे से भी ज्यादा अच्छा कर सकता है जो हमें बहुत फेवरेट लग रहा है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि उस बच्चे को ज्यादा पुश करते हैं जो उनको स्टडी में अच्छे मार्क्स देता है, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वो बच्चा फिर बहुत अच्छा काम करता स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड्स लेता है, वो अच्छी पोजीशन पर जाकर एडजस्ट होता है और वो फिर अच्छा कमाना भी शुरू हो जाता है, जो एग्जैक्टली आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया। होता क्या है कि वो अपने दूसरे बच्चे को निकम्मा कह के उसको लाइफ टाइम के लिए निकम्मा बना देते हैं और उसके अंदर एक ऐसे एहसास कमतरी का उसको शिकार कर देते हैं कि उसे लगता है कि शायद वो लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ये चीज़ 15, 20, 30 साल, मतलब जब तक वो बच्चे को ग्रो करते रहते हैं, जब तक उसको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता, वो चीज़ उसके अंदर इंजेक्ट हो जाती है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और वही कैरेक्टर है हमारे मुस्तफ़ा का। आपको आम घरों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है जिसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर रहा है ये ड्रामा कभी मैं कभी तुम। आप लोगों ने पता नहीं ये देखा ही नहीं देखा, लेकिन मैंने रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं। ये बड़ा जरूरी होता है कि आप अपने हर बच्चे को उसकी एबिलिटी और वो किस चीज के अंदर परफेक्ट है उस चीज के हवाले से उसको पुश किया जाए। कुछ बच्चे अगर गेम्स में बहुत अच्छे हैं तो हु नोस कि वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर बन जाए या गेमिंग के अंदर भी दुनिया में छा जाए। आजकल जितना पैसा गेमिंग में है शायद ही किसी दूसरी इंडस्ट्री में। तो मतलब ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से फोकस करनी चाहिए। इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि एक उसको इतना अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिला है। आप देख रहे हो कि शर्जीना उसकी हर मूवमेंट के ऊपर बड़ा गौर करती है। शी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, गेमिंग में इंटरेस्ट है, गेम्स बनाने में इंटरेस्ट है, अच्छा ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, यहाँ से भी काम किया जा सकता है। मैंने खुद गेमिंग फील्ड में काम किया है। लिटरली people become millionaires in their 20s just because they have very good skill कि उनको डेवलपमेंट आती है, उनको ऐसे में कोडिंग आती है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो भैया इस फील्ड को हल्का नहीं लेना। एंड मे भी आगे से जाकर इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा हो। बट ऑन दी अदर हैंड जो शायद आपने फोकस नहीं की होगी बात, इस ड्रामे के अंदर जो मुस्तफ़ा का कैरेक्टर है ही इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मतलब मैंने टीजर में भी गौर किया कि फाइनली थोड़ा सा किसी पॉइंट पे आके वो ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखते। एंड आई थिंक दैट इज़ द की पॉइंट कि जहाँ से हमारी शर्जीना को भी इस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा उसने अब इसको किस तरीके से लेकर चलना है। देखिए मुस्तफ़ा जो है ना एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है। वो दूसरों की पेन अपने अंदर रखता है, हर वक्त हंसता ज़रूर है लेकिन वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता। आपने देखा कि वो अपनी शादी तक का डिसीजन कितना अब्रप्टली ले लेता है क्योंकि वो शर्जीना का बुरा नहीं चाहता था। इसी तरह वो अपने पेरेंट्स का भी बुरा नहीं चाहता, पेरेंट्स के सामने अच्छा बनना चाहता, लेकिन पेरेंट्स को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो ये यकीन सबसे पहले शर्जीना डालेगी उसके पेरेंट्स में कि मुस्तफ़ा कैन डू एनीथिंग। और ऑन दी अदर हैंड कि वो मुस्तफ़ा को भी काफ़ी अच्छे से पुश करेगी, उसको उसी फील्ड में पुश करेगी जिस फील्ड के अंदर उसके अंदर थोड़ा सा टैलेंट बाकी है। गेमिंग हो सकती है, कोडिंग हो सकती है या व्हाटसोएवर। मुस्तफ़ा की पेन को अंडरस्टैंड करते हुए उसको सोल्यूशन देगी, फिर मुस्तफ़ा उसके ऊपर काम करेगा और फिर ग्रेजुअली जब उसको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करेंगे, वहां से ड्रामा बिल्कुल चेंज हो जाएगा।
मुझे इस ड्रामे के अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि मतलब जिस तरीके से अदील को जेलस होते हुए दिखाया गया, इमीडिएटली वो आता है यहाँ पर शर्जीना से पूछने कि भाई उसने कैसे उसके छोटे भाई से शादी कर ली, क्योंकि मतलब उसको ये चीज़ बहुत ही पेन देने लग रही है कि मतलब जो भी है शर्जीना मेरी बीवी से तो ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, अगर मैं उससे जान छुड़ाना चाह ही रहा था दौलत की वजह से तो भैया वो तो मेरे घर आके बैठ गई। अब कल को किसी भी वजह से जब भी मैं इस घर में आऊँगा तो उसका सामना शर्जीना से होगा। शर्जीना को वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था उसके पास आके कि उसने एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन लिया या शायद वो बहुत ही डेस्परेट थी। और ऑन दी अदर हैंड आपको दिखाया गया कि रुबाब भी बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मतलब एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी है। उसको पता है, शी सेड दैट कि शी इज़ प्रिटी ना, मतलब मुझसे तो ज़्यादा ही खूबसूरत है। ऑब्वियसली जब लड़कियां ये देखती ना कि हाँ हमारा पार्टनर दूसरी लड़की को देख रहा है और वो दूसरी लड़की मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, तो वहाँ पे काम ज़्यादा ख़राब होता है। और फिर इस केस के अंदर तो शर्जीना के साथ उसका एक बड़ा गहरा कनेक्शन था, यहाँ पर उसकी शादी होने जा रही थी, तो ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है भैया। आपको ये भी दिखाया जा सकता है कि रुबाब आगे जाके इसके बदलते बिहेवियर की वजह से वो इसको ये कहे कि चलो ठीक है रहते हैं कुछ अर्सा तुम्हारे घर, पता चल जाएगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ क्या चाहते हैं। लेकिन उससे पहले भैया नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा, वो ये कि आपको जैसे दिखाया जा रहा है कि बाहर मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है, बाहर मुस्तफ़ा और ख़ास तौर पर शर्जीना तो बारिश में नहा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा अदील और उसकी जो बेगम है वो गाड़ी से ही बैठ के देखकर सड़ेंगे। और रुबाब इसलिए सड़ेगी कि ये उसको क्यों देख रहे हैं, और वो इसलिए सड़ेगा कि मैंने तक क्या कर लिया, कहने को मैं एक लग्जरी गाड़ी के अंदर हूँ बट मैं लाइफ को वैसे इंजॉय नहीं कर पा रहा जैसे वो दोनों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली उसके सामने एक्सपोज होंगी। और अभी तो वो उसके सारे ऑर्डर्स बहुत अच्छे से मान रहा है कि जी बिल्कुल ठीक है आप मेरी बॉस हैं, दिस एंड दैट, बट ये बंदा आगे जाके फटेगा। जब फटेगा तो फिर ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। पता नहीं क्यों इसको वो वैल्यू नहीं मिल रही जिसको मिलनी चाहिए। इट्स ए वेरी अंडररेटेड ड्रामा। कभी मैं कभी तुम अगर आप लोग नहीं देख रहे तो भैया मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि ये ड्रामा अभी इसी टाइम स्टार्ट करें। इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे सीन थे जो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था। जैसे एग्जैक्टली मेरा भी ऐसा ही दोस्त कि वो मतलब जब कभी भी वो देखता था ना इस तरह की जगह जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदे पकोड़े बन रहे हैं गंदे हाथों से, गंदे पकोड़े मतलब इन अ सेंस के हाइजीन का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, एक ही तेल के अंदर बार बार चीज़ फ्राई हो रही है, या फिर वो जो बनाने वाला है वो पसीना साफ कर रहा है, दिस एंड दैट, तो मेरी बिल्कुल जान जाती है ऐसी जगहों से। बट ही वॉज कंटिन्यूसली मैंशनिंग दैट कि नहीं भाई वहाँ पर जाना है और वो गंदे तेल के हमने पकोड़े खाने हैं। मतलब कुछ लोगों को ना चस्का होता है इन चीज़ों का, दे मेक फन ऑफ इट कि अच्छा यार हम ये स्टूपिड काम कर रहे हैं, ये बात भूल जाते हैं कि इससे उनको कितना नुकसान हो सकता है। तो वही चीज़ आपको मुस्तफ़ा के केस में भी जब देखने को मिलती है तो मुझे तो भैया वो वाला सीन याद आ गया था। आपके भी ऐसे बहुत सारे कुछ फंकी दोस्त होंगे जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो लाइफ इज़ मतलब मेरा ख्याल है अगर आप मेरे से पूछो कि क्या मुस्तफ़ा की तरह लाइफ जीनी चाहिए या फिर दिल की तरह लाइफ जीनी चाहिए, मैं पर्सनली ये कहूँगा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मॉडरेशन। आप लाइफ में कुछ भी कर लो, अगर आप मॉडरेशन का ख्याल नहीं रखते ना तो आप बर्बाद हो जाते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म में घुसकर बिल्कुल हर वक्त सूटेड बूटेड हो, काम के अंदर घुसे हुए हो, फिर भी आप क्या लाइफ जी रहे हो। मतलब आपने अपना सारा टाइम ऑफिस में अगर स्पेंड कर दिया तो आप शायद नेचर को एंजॉय नहीं कर सकोगे, रिलेशंस को एंजॉय नहीं कर सकोगे। लेकिन आपने रिलेशंस और फिर इस तरह की इंजॉयमेंट्स में इतना भी नहीं घुसना कि आप किसी कॉर्नर में बैठ के गंदे पकोड़े खा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, उससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी। तो मॉडरेशन रखनी चाहिए, दोनों के दरमियान वाली कंडीशन जो है ना वो बड़ी परफेक्ट होती है। प्रोफेशनली भी, बिजनेस वाइज भी अपने आप को स्टेबल रखें। ऑन दी अदर हैंड आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय करें। अच्छा, वेकेशन से याद आया कि अगर आप लोगों ने हमारा व्लॉग नहीं देखा, दैट इज़ अबाउट माई वेकेशंस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भैया व्लॉग है। हमारे मिस्टर नुमान व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लेटेस्ट व्लॉग देखने के लिए ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।